हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से आपकी प्रैक्टिस सेशन की सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें आपको हर एक विषय के टॉप 30 क्वेश्चंस का सेट लगवाया जाएगा। आपके एग्ज़ाम तक ये सीरीज चलती रहेगी। और दोस्तों, आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले जितने भी ये सेट्स मैं आपको कराऊंगी वो ज़रूर से देखने हैं, क्योंकि इनमें वो सभी क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार आपके एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हुए देखे गए हैं। चाहे वह आपका सी-टेट का आने वाला एग्ज़ाम हो, यूपी-टेट का हो, या सुपर टेट, DSSB या KVS, CDP में जिस तरह के क्वेश्चन इन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए CDP का सेशन आपका आज होगा। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। कुल 30 प्रश्न होंगे और उनका सही जवाब आपको साथ के साथ कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या आप सभी तैयार हैं? एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि हम अपनी क्लास को शुरू कर पाए और एक बेहतरीन तरीके से इन 30 के 30 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे दोस्तों, ताकि इसके आसपास से भी अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो भी आप उसको समझकर अपनी समझ के हिसाब से सही जवाब उसका लगा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस पहले प्रैक्टिस सेट की शुरुआत। तो सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाएंगे पहला प्रश्न है, उचित विकल्प आपको चुनना है। प्रश्न क्या है? पूछा गया है आपसे दोस्तों कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। किसके माध्यम से? अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है, या फिर भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है बच्चा पहली अवस्था में, या इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सबसे अच्छा सीखता है, या फिर न्यूट्रल रहकर यानी निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा बच्चा सीखता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रीवियस पेपर में पूछा जाता है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसका फटाफट आंसर करिए दोस्तों। कौन सी अवस्था में बच्चा सबसे बेहतर सीखता है? पहली अवस्था के दौरान किस तरह से बच्चा सबसे अच्छे तरीके से सीखता है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसका 2 तरीके से इसका जवाब आप लोग ढूंढ पाएंगे। वो कैसे कि आपको इसमें बताया गया है कि जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान का बच्चा है, तो आप देखेंगे कि चिंतन तो वो उस समय पर नहीं कर सकता और ख़ास करके अमूर्त चिंतन तो नहीं कर सकता। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। दूसरा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग द्वारा। इतना छोटा बच्चा उसका अनुप्रयोग नहीं कर पाता है, ठीक है, अनुकरण करता है लेकिन अनुप्रयोग नहीं कर पाता है। ऐसे आप इनको एलिमिनेट कर जाएंगे। चौथा है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। अब बच्चा जब निष्क्रिय रहेगा तो वो क्या ही सीखेगा और कैसे ही उसका सबसे ज़्यादा विकास होगा, कैसे सबसे ज़्यादा सीखेगा अगर वो निष्क्रिय रहेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन सही है, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। दूसरा तरीका क्या है? इसमें बताया है कि पियाजे के अनुसार। अब पियाजे के अनुसार आपको पता होना चाहिए पहली अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। कौन सी होती है? संवेदी पेशी अवस्था है, संवेदी गामक अवस्था, जिसमें कि बच्चे को क्या किया जाता है? बच्चे की जो संवेदी अंग होते हैं यानी उसको दिखा करके, बच्चे को छू करके, है ना, बच्चे उसको पकड़ करके उसको क्या करता है? उसका अनुभव ग्रहण करता है और उससे सबसे ज़्यादा सीखता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन। यहाँ पर अगर आपको संवेदी पेशी अवस्था के बारे में पता है कि पियाजे की पहली अवस्था वही है, तो भी आप इसका बिल्कुल सही जवाब लगाते। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किसके दौरान होता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर करिए। मैं सही जवाब आपको बताऊंगी। आपको 3 सेकंड का समय मिलता है। बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट आने चाहिए दोस्तों। अब रेगुलर आपकी क्लास हुआ करेगी, संडे में ऑफ रहेगा और बाकी 6 के 6 दिन आपके प्रैक्टिस सेट हुआ करेंगे। आपके एग्ज़ाम तक आपको रेगुलर लगाना है, ठीक है। लाइव नहीं ले पाओगे तो बाद में देखना है, लेकिन देखना ज़रूर है क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चंस का ये सेट हुआ करेगा।
बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर कंफ्यूजन है, लेकिन आपको एक तो पहले ऑप्शन में और डी ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी दूर कर देती हूँ। दोस्तों कहा है जटिल सामाजिकरण, गहन और जटिल सामाजिकरण। आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जटिल सामाजिकरण जो है वो किशोर अवस्था के दौरान होता है। कैसे? क्योंकि जब बच्चा किशोर होता है या किशोर अवस्था में आता है तो उसकी जो मैत्री भावना होती है उसका सर्वाधिक विकास होता है। ठीक है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसके अलावा उसमें बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। और आप लोग जानते हैं कि सबसे पक्की दोस्ती कब दिखाता है बच्चा? किशोर अवस्था में। ठीक है, दोस्त के ऊपर मर मिटने को तैयार रहता है। तो कब होगी सबसे जटिल सामाजिकरण? किशोर अवस्था के दौरान। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। कैसी सामाजिक संरचना? इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल आपके एग्जाम में, तो जल्दी से आंसर करिए। आनुवांशिकता कैसी संरचना है? तो आनुवांशिकता या वंशानुक्रम स्थिर सामाजिक संरचना होती है। कैसी? स्थिर सामाजिक संरचना। और जबकि अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता आपका वातावरण, ठीक है, वातावरण और वंशानुक्रम ये साथ साथ चलते हैं ना, तो अगर वातावरण पूछा जाता कैसी सामाजिक संरचना है तो ये आप बताते कि ये गत्यात्मक होती है। ठीक है, गत्यात्मक संरचना होती है सामाजिकरण की। और आनुवांशिकता ये स्थिर होती है। ठीक है, प्रत्येक दशा में जो हमारे पूर्वज है उनसे क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुण जो है वो जाते ही जाते हैं। तो ये एक स्थिर सामाजिक संरचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जल्दी से आपको आंसर करना है। बहुत अच्छे से आप कमेंट कर रहे हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। कौन से व्यवहार पर? अवलोकनीय आधार पर। ठीक है, यानी ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर पर डिपेंड करता है। वो कौन सा सिद्धांत है? अब 4 ऑप्शन है, जल्दी से सही का जवाब आपको देना है। व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानवादी, विकासवादी। अब दोस्तों इसमें बात ही कर ली है कि बिहेवियर को देखकर उसका अवलोकन करके उसको ऑब्जर्वेशन करना है। तो ये कब करता है इंसान? ये करता है आपका व्यवहारवादी सिद्धांत में। आपने देखा होगा कि अगर छोटा बच्चा जैसा देखता है उसको ऑब्जर्व करके उसकी नकल करता है। ठीक है, तो यानी किसी के व्यवहार को देख करके उसको अपने भीतर उतार लेना। जैसे मान के चलो किसी एक आप किसी बच्चे के सामने, छोटे बच्चे के सामने एक छोटे से गुड़िया को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे उसको, ठीक है, और फिर बच्चे को दे देंगे, तो वो भी आपके जैसी अनुक्रिया करने लगेगा, क्योंकि उसने आपका जो व्यवहार है उसका अवलोकन किया है, उसको ऑब्जर्वेशन किया है। तो वो भी क्या करेगा? उस गुड़िया को तोड़ेगा। अगर आप उसको प्यार करेंगे तो वो भी प्यार करना सीखेगा उसको। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताना है कि व्यवहारवादी सिद्धांत के कौन कौन से समर्थक है। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है। ब्रूनर है या फिर वॉटसन है, थॉर्नडाइक है, कौन सा है इनमें से आप बताएंगे। ठीक है, कौन कौन से व्यवहारवादी आपके यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से आप अगर अंडरलाइन करके अपने आप भी चीज़ों को सीखेंगे, एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है नहीं वाले प्रश्न पर खास करके। और ऐसे प्रश्न सीटेट में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, नहीं वाले। तो बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? फटाफट से आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या बताया गया है यहाँ पर। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। तो यहाँ तो दोस्तों आपको क्या बताया गया है, इसमें विद्यार्थियों की सिर्फ सहायता की जा रही है। ठीक है, बाकी काम अपने आप बच्चे कर रहे हैं। तो ये तो समझ के लिए शिक्षण हुआ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सक्रिय है। ठीक है, हमें देखना है कौन सा नहीं है। बी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। दोस्तों याद करना, रटना, ये चीज़ें बहुत गलत है। हमें ये कभी भी
इन चीज़ों को पॉजिटिव नहीं लेना है, इनको हमेशा नेगेटिव मान करके चलेंगे। जहाँ भी रटने की बात की गई हो, याद करने की बात की गई हो, यानी बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती इसको थोपा जा रहा है, समझने पर जोर नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि समझ के लिए शिक्षण को सिर्फ यही प्रदर्शित नहीं करता है। आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, कौन सा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं, ये तो सही है क्योंकि वो अभिप्रेरित है। दूसरा है, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक जवाब, लेकिन हमें तो नहीं वाला चुनना है। ऑप्शन सी, वे हमेशा सफल होते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि जो बच्चे अभिप्रेरित होते हैं वो हमेशा सफल होते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, सफलता असफलता दोनों सिक्के के पहलू है। सिक्के के पहलू की तरह है कि कभी असफल भी हो सकता है इंसान, सफल भी हो सकता है, लेकिन असफलता के दौरान भी अगर वो अभिप्रेरित रहे, अपनी हिम्मत ना हारे, तो फिर वो अवश्य सफल होगा अपने दूसरे प्रयास में, अगर पहले में नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सफल हो, हर बार वो जीते। ठीक है, तो यही ऑप्शन जो है यहाँ पर इसके लिए सही नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से करेंगे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से क्या उसको नहीं करना चाहिए? फटाफट ऑप्शन पढ़ो और जवाब दो। ये भी नहीं वाला है। ऐसे क्वेश्चन की भरमार मिलेगी आपको एग्जाम हॉल में बैठोगे तब आप याद करोगे कि आपने प्रैक्टिस सेट लगाए थे, तो आपकी जो एक चिंतन की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। आप घबराओगे नहीं वहाँ पर ऐसे प्रश्नों को देख करके, अगर डेली आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बताओ जल्दी से, क्या उसको नहीं करना चाहिए अगर वो अपने बच्चों को प्रतिभाशाली बनाना चाहती है? ऑप्शन ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। दोस्तों, जहाँ भी बच्चों को अलग करने की या अलग बैठाने की बात करी जाए, उस ऑप्शन को बिल्कुल आपको नकार देना है कि ये गलत है, और गलत है तो इसमें गलत ही पूछा गया है। ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आज के समय की जो शिक्षा पद्धति है, नई शिक्षा प्रणाली है, वो समावेशी शिक्षा को प्रमोट करती है, ना कि बच्चों को अलग थलग करने में। सभी को समान और एक साथ बिठा करके शिक्षा दी जाए, उसको यहाँ पर आज के समय में माना जाता है। तो यही इसको नहीं करना है। बाकी सृजनात्मकता के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य देना, बाकी सभी होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? नहीं वाले प्रश्नों को तो आप एकदम घोल के पी जाइए कि कैसे इनका आंसर करना है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। ऑप्शन ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। दोस्तों, यहाँ पठन कठिनाई पूछा है, लेकिन बच्चे को यहाँ पर समझना है और शब्दों को, विचारों को समझना है। ठीक है, समझने में उनको कोई कठिनाई नहीं होती, उनको पढ़ने में होता है, क्योंकि उनसे वर्तनी का उच्चारण नहीं होता है ना। वर्णों को, शब्दों को पहचानने में उनको कठिनाई होती है, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई होती है, ना कि समझने में। ठीक है, तो यही पूछा है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि पढ़ने में पठन कठिनाई, यानी पढ़ने में ही तो दिक्कत होगी बच्चे को, वो शब्दों को सही से नहीं पहचान पाएगा, है ना। पठन गति उसकी परवाह में नहीं होगी, इसके अलावा वो सुसंगत वर्तनी नहीं करेगा, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को आत्मनियम की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है कौन सा ऑप्शन? आत्मनियम का मतलब होता है दोस्तों, जो भी कार्य बच्चे ने सीखा है उसको करके वो स्वयं अपना क्या करेगा, अपनी आप कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण करेगा, या फिर खुद का ही अवलोकन करेगा कि मैंने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। खुद का आकलन खुद करेगा बच्चा। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? आत्मनियम कहते हैं। स्वयं अपने अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। यही आपका क्या बताया गया है? अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करके
करने की योग्यता की ओर संकेत करता है। बहुत अच्छे से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट भी लगातार एकदम सही कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर से करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि इस तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता? बताओ कौन सा नहीं माना जाता? व्यवहार का अध्ययन सीखना है, या अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है? बिल्कुल सही बात है, ये भी एक हिस्सा होता है सीखने का, लर्निंग भी। आगे बात करते हैं, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता का कार्य करती है। बिल्कुल सही है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो ये तो बिल्कुल इसकी परिभाषा ही होती है सीखने की, ठीक है, कि अनुभव ग्रहण करना और उससे फिर नया सीखना। तो यहाँ पर दोस्तों व्यवहार का अध्ययन ही केवल सीखना नहीं माना जाता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं माना जा सकता। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर करिए बहुत तेजी के साथ। सिद्धांत के रूप में रचनावाद के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा है। ऑप्शन ए सूचनाओं को याद करना। दोस्तों जहाँ भी याद करने की बात आई उस ऑप्शन को आप छोड़ते चले, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं है पूछा जाता तो इसको हम सबसे पहले लगाते हैं। आगे चलते हैं, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। तो यहाँ पर शिक्षक के बारे में हम नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर बच्चों से संबंधित बात पूछी गई है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित होना, बच्चों को बार बार अनुकरण करवाना, तो ये भी तो सही बात नहीं है। आगे चलते हैं, रचनावाद के बारे में पूछा है। तो अनुकरण करने से कोई रचनावादी थोड़ा ही ना बन जाएंगे बच्चे। नया कैसे सीखेंगे जब वो एक ही चीज़ को अनुकरण करते रहेंगे। आगे है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देना, ये एकदम सही है, ठीक है। यहाँ पर दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाएंगे बच्चे, नई नई बातों को लेकर के आएंगे, तो ये कैसा है? रचनावाद सिद्धांत का ही उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर करिए बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम सही जवाब दे दीजिए। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाए। बिल्कुल नहीं, हम अंकों से किसी बच्चे को नहीं आंक सकते कि वो सृजनात्मक है या नहीं है। ज़रूरी नहीं है अगर उसके अच्छे अंक आ रहे हैं तो वो सृजनात्मक हो, क्योंकि बच्चे रट के भी तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो हम इससे सृजनात्मकता का पता नहीं लगा सकते। दूसरा है, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या का समाधान करने में अगर बच्चा अच्छा है तो समझ जाइए वो कैसा है? सृजनात्मक है। यही इसका सही जवाब हो जाएगा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास, क्या अवधारणाओं के विकास आपकी शारीरिक विकास का हिस्सा है, या सामाजिक विकास का, या संवेगात्मक, या बौद्धिक? बताइए जल्दी से। दोस्तों धारणाओं का विकास आपका कहाँ होता है? आपकी बुद्धि में ही तो होता है। आप अपने दिमाग में ही तो अवधारणाएं बनाएंगे, किसी को लेके परसेप्शन बनाएंगे, है ना। आपके शरीर में तो कुछ अलग नहीं होगा उससे, ना आपके सामाजिक विकास में, ना ही संवेगात्मक। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। बौद्धिक विकास का हिस्सा होती है अवधारणाएं, आपके थॉट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं? बच्चे एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं? विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता, बुद्धि, विकास के सिद्धांतों, या विकास की दर में? जल्दी से बताइए भैया। विकास क्रम सबका समान होता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा जैसे पहले शैशवावस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में, या किसी किसी का ऐसा हो जाएगा कि पहले वो प्रौढ़ावस्था में आएगा उसके बाद बाल्यावस्था में। ऐसा तो नहीं होगा, सब ऐसे ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो एकदम सही बात है, सबका विकास क्रम समान होता है। विकास की सामान्य क्षमता भी सही है। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत भी सभी के ऊपर लागू होते हैं, उसमें वो भिन्न नहीं है। लेकिन जो विकास की दर होती है, कोई किसी एज में ज़्यादा बढ़ता है, किसी की बुद्धि का विकास किसी एज में ज़्यादा होता है ना। तो ये विकास की दर जो है वो भिन्न होती है, भिन्न बनाती है शिक्षार्थियों को एक दूसरे से।
अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, जल्दी से आंसर करिए। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एवं एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन आप लोग सही मानते हैं या नहीं मानते हैं? बताओ कि बच्चे का उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका शारीरिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए। क्या आप इसको सही मानेंगे या गलत है? जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन ए बताया गया है कि सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। क्या आप इसलिए इसको सही मानेंगे? या फिर दूसरा ऑप्शन, ये वैसे सही है लेकिन हमें चुनना है सबसे अच्छा ऑप्शन, ठीक है? तो अभी हम इसको होल्ड पर रखते हैं, अगला ऑप्शन देखेंगे। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। एकदम सही जवाब, ये आपका इससे बेटर ऑप्शन है, ठीक है? क्योंकि आप लोग जानते हैं शारीरिक विकास जो बाकी अन्य विकास होते हैं हमारे शरीर के, उनसे क्या होता है, अंतर संबंधित होता है। कि अगर हमारा शारीरिक विकास अच्छा होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी बौद्धिक विकास भी अच्छा ही होगा, ठीक है? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ऐसा आपने सुना होगा बहुतों बार, तो ये वही बात कही गई है। और अगले दो ऑप्शन में तो गलत बताया गया है, जो कि नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानते, ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है? बी ऑप्शन के साथ जिसने भी कमेंट किया वो एकदम करेक्ट है। अगला है, थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करेगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर हम आपके कौशलों के बारे में देखें कि आप किस तरह के माता पिता बनेंगे या किस तरह के टीचर बनेंगे। जल्दी से बताओ। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, या उसको समझाएंगे कि खिलौनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, या इरफान को खिलौने से कभी भी खेलने नहीं देंगे, या उस पर हमेशा नज़र बनाए रखेंगे, जैसे ही वो तोड़ने को होगा आप उससे छीन लेंगे। बताओ कौन से ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे? बहुत बढ़िया, सभी ने एकदम करेक्ट जवाब दिया है, यहाँ किसी को कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। भाई उसको प्रोत्साहित करेंगे, आपको डांटना नहीं है अगर बच्चा खिलौना तोड़ रहा है, क्योंकि अगर वो उसको तोड़ रहा है, उसको ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो आप उसकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएंगे, आप उसको फिर जोड़ना भी सिखाएंगे, ठीक है? ताकि बच्चे में इन कौशलों का विकास हो जाए। तो डांटना नहीं है पहले वाले पेरेंट्स की तरह कि नहीं तोड़ दिया तो अब दूसरा नहीं दिलाऊंगी, ठीक है? आगे चलते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक की सहायता कैसे, आप कैसे समझेंगे कि बच्चे का विकास हो रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी कमेंट करिए। पहला है, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में आप बच्चे का विकास आपको मदद करेगा? नहीं, ये तो ज़रूरी नहीं है। अगला है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ये एकदम करेक्ट है कि भैया आपको विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों को अपनाना है और उसको प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना है शिक्षार्थियों के सामने, है ना? तभी बच्चे के विकास जो है वो अधिक होगा। तो ये बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। स्वयं में क्या है? विशिष्ट है, स्पेशल है। इसका अर्थ है कि आपको बताना है कैसे विशिष्ट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस बात को सही करार देता है। ऑप्शन ए, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ये तो हम नहीं कह सकते। अगर संभव नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बच्चा विशिष्ट है, ये इसका सही जवाब नहीं है। अगला देखते हैं कि विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। और एक और बात दोस्तों, टीचर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप टीचर हैं तो आपको सारी चीज़ें आपके लिए संभव होनी चाहिए। बच्चों के विकास से लेकर के बच्चों के सारे के सारे कौशलों के विकास को करना आपके लिए हर तरीके से संभव होना चाहिए, चाहे वो आपके सामने कैसी भी सिचुएशन आ जाए, ठीक है?
आगे है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। एकदम करेक्ट बात है कि प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। सबकी अपनी अलग अलग लाइकिंग होती है कि मुझे ये पसंद है, वही चीज़ दूसरे बच्चे को नापसंद हो सकती है। ठीक है, कोई किस खेल में अच्छा है, कोई किस खेल में अच्छा है। ठीक है, किसी में कोई प्रतिभा है, किसी में उससे अलग कोई प्रतिभा है। तो इस तरीके से एक समान नहीं होते हैं, विशिष्ट कहलाते हैं बच्चे आपस में। आगे है क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? ये क्वेश्चन भर भर के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों ध्यान से एक एक प्रश्न को देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का सेट है, आपके सारे एग्जाम में हेल्प करने वाला है। सीडीपी में आपका दोस्तों सबसे बढ़िया स्कोर रहेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरे भी सभी एग्जाम्स में सीडीपी में सबसे अच्छा स्कोर रहा है। तो आपका क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप मुझसे समझ रहे हैं। जल्दी से ऑप्शन चुनिए, सही क्या होगा। बिल्कुल, जिन बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन डी चुना है, सी चुना है, बी चुना है, ये तीनों गलत है, क्योंकि दोस्तों ये सही नहीं है। अगर आप कहते हैं कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं तो ये ऐसा नहीं है। ये आपके लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि किसी ने आपको ऐसा बोल दिया, आप उसको मानते चले आ रहे हैं। ठीक है, भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे कार्यों में लेडीज़ जो है, जहाँ तक आप कह सकते हैं कि पुरुष नहीं सोच पाते, उस हद तक कार्य किए हैं स्त्रियों ने, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। सभी अपने आप में विशिष्ट होते हैं, सभी में अपनी अपनी अलग योग्यताएं हैं। आप किसी को ज़्यादा या कमतर नहीं कह सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किस ओर संकेत करता है? वो क्या कर रही है? वो शिक्षिका आकलन के लिए सीखना, या आकलन का सीखना, या सीखने का आकलन करना, या सीखने के लिए आकलन, इनमें से सही जवाब चुनिए। ये बहुत पूछा जाता है, ये चारों की चारों सीखने का आकलन। किसी दिन आपको एक स्पेशल क्लास लगा करके इन चारों के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। अभी प्रश्न है तो उसके हिसाब से आंसर करिए। दोस्तों, क्षेत्र भ्रमण पर ले गई अध्यापिका और वापस आने के बाद चर्चा कर रही है, यानी बच्चे सीख चुके हैं और उस सीखे हुए का आकलन अब कर रही है अध्यापिका आने के बाद। ठीक है, सीखने का आकलन, यानी जो बच्चा सीख कर आ चुका है अब उसका आकलन हो रहा है, यानी उसका असेसमेंट हो रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सीखने का आकलन यहाँ पर हो रहा है। आगे चले, अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? बताओ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव के विकास के सिद्धांत आपको सभी याद होने चाहिए, बहुत पूछे जाते हैं। कौन सा नहीं है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, अनुक्रमिकता बिल्कुल सही है, लेकिन प्रतिवर्ती ये नहीं होगा, तो यही विकास का सिद्धांत नहीं है। जिसने भी बी ऑप्शन दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। जल्दी चलिए आगे। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय परियोजित योजना का उद्देश्य क्या होता है? डैश में निःशक्त बच्चों की शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, मुक्त विद्यालयों में, या फिर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, या फिर नियमित विद्यालयों में उनकी शिक्षा होनी चाहिए, या विशेष विद्यालयों में? जल्दी से आंसर करिए। दोस्तों, आप लोग कोई ना कोई अपना डिप्लोमा या फिर बीएड करके आए होंगे, या डिप्लोमा कोर्स, और आप ये चीज़ ज़रूर पढ़ के आए होंगे, समावेशी शिक्षा आपका एक अलग से विषय होगा, भर भर के आपने उसको पढ़ा होगा। आपको उसको यहाँ भी अप्लाई करना है, क्योंकि जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि वो नियमित विद्यालयों में, यानी एक साथ बैठकर एक विद्यालय में बच्चे को पढ़ना है, उसको अलग थलग नहीं करना है। ठीक है, सभी बच्चों के बीच में उसको बिठाना है। कुछ हालांकि उसको फैसिलिटीज़ ज़्यादा देनी होगी, लेकिन नियमित विद्यालयों में ही उस बच्चे को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना होगा। आगे चलो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? जल्दी से चूज करिए, आपका ऑप्शन कौन सा आप चूज करने वाले हैं? जल्दी से। सीखने के बारे में सही पूछा है, सही कौन सा है?
देखिए ऑप्शन डी पर ध्यान ले जाइए एक बार अपना। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, वहाँ पर बच्चा ज़्यादा सीखेगा। अगर उसका वातावरण ही उसको ऐसा दिया गया है जहाँ पर बिल्कुल भी पढ़ने का उसको मन नहीं होगा, अगर वातावरण वहाँ पर अच्छा नहीं है। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, कमरा है छोटा सा जहाँ बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, उसमें बिल्कुल अंधेरा है ना, तो ये बताइए अगर उसको वातावरण सही नहीं मिल रहा है तो वो कैसे पढ़ेगा, उसको वहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट उस पर ज़्यादा पड़ेगा। अगर भरपूर रोशनी है जितनी होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं है, तो बच्चा आराम से उस वातावरण में पढ़ पाएगा। तो सीखना भी वातावरण पर जो है डिपेंड करता है। आगे कर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन यानी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक अध्यापक की तरह सोचना है कि आप बच्चों का अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या होगा, क्यों करेंगे आप बच्चों का मूल्यांकन, उनका असेसमेंट आप क्यों करेंगे। ऑप्शन ए, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो सीखने में जो बच्चा कमी कर रहा है उन कमियों का ढूंढना और ढूंढकर उनका क्या करना, उपचार करना। ठीक है, ये एक अध्यापक का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए मूल्यांकन करने के लिए, ना कि बच्चों में त्रुटियां निकालना, ना ही उसकी उपलब्धि को मापना। ठीक है, आपको क्या करना है, बच्चों में कमियां ढूंढनी है और उनका उपचार करना है एक पॉजिटिव तरीके से, ना कि उसको सिर्फ त्रुटियां निकाल के भी नहीं छोड़ना है, उसको सुधार करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं। हिम्मत दिखाइए और फटाफट से आंसर करिए बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बताओ क्यों, क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए, शिक्षार्थी अगर किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर उसको सीख चुका है, उसका प्रत्यास्मरण कराना या पुनरावृत्ति करवाना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि नई जानकारी को बच्चा उससे जोड़ने में समृद्ध बन जाए। ठीक है, इसीलिए उसको याद रखना आवश्यक होता है या उसको प्रत्यास्मरण करना ज़रूरी होता है, ताकि अगर वो कुछ नया सीखे तो पहली जानकारी से उसको जोड़ पाए। ठीक है, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या अत्यंत अनुशासित प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, बताओ। दोस्तों जो मुक्त उत्तर वाले या ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी बच्चा उसमें अपनी सृजनात्मकता के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से बच्चा उसमें लिखेगा, अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा, वही तो सृजनात्मक उत्तर कहलाएंगे। या टिक मार्क दोगे आप उनको सृजनात्मक कहेंगे? नहीं, जिसमें बच्चा अपने विचारों की प्रस्तुति करेगा वो सृजनात्मक उत्तर होंगे। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। इनमें से किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, जल्दी से बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना, बिल्कुल लेना चाहिए बच्चे को, आप इसको प्रोत्साहित करेंगे इसके लिए। अगला है, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में। अभी मैंने आपको बताया उत्तर याद करना यानी रटना एक नेगेटिव यहाँ पर आपके लिए पॉइंट हो जाता है, जो कि यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव ही पूछा गया था। ठीक है, बच्चों को उन प्रश्नों के उत्तर याद नहीं करके आने बल्कि समझने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। नहीं पर ध्यान दोगे तो बिल्कुल सही जवाब कर आपके आने वाले हैं सारे। जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन है सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी, खेल, दत्त कार्य या मौखिक प्रश्न। ठीक है, इसमें रचनात्मक आकलन के लिए उचित नहीं है दत्त कार्य, क्योंकि दत्त कार्य तो दोस्तों घर के लिए जो काम दिया जाता है उसे कहते हैं, तो आप उसमें उसका असेसमेंट कैसे कर लेंगे, है ना, क्योंकि वो तो घर के लिए दिया गया काम है। लेकिन ये बाकी सभी उचित उपकरण है, ये उपकरण उचित नहीं है दत्त कार्य। ठीक है, बिल्कुल।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उसके निदान के बाद डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ? उसके निदान के बाद क्या होना चाहिए? अगर जो भी कमियां बच्चे में रह गई है उनका निदान करके, यानी उनकी पहचान करके उसका क्या करना है? आपको उपचार करना है। ठीक है, जो भी कमियां हैं, जो भी रिक्तियां रह गई है बच्चे में, बच्चे के सीखने में, उसको आपको क्या करना है? निदान करने के बाद उसका उपचार करना है। ठीक है, बिल्कुल उपचार करना मतलब उसको जहाँ भी कमी है, गलती है, उसका सुधार करना। आगे चलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जल्दी से बताइए, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। अब इसका ऑप्शन आप खुद रीड करेंगे और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। कल की क्लास में, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, CDP की प्रैक्टिस सेट जो हम नेक्स्ट लेकर के आएंगे, उसमें आपको इसका सही जवाब मिलेगा। और तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना अपने नहीं भूलना है। फिर मिलेंगे आपसे अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना स्कोर आपको बताना बिल्कुल नहीं भूलना है। देखते हैं सबसे ज़्यादा स्कोर आप में किसका रहता है। इन 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना है, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।